सो आज हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो आखिर इतनी का या फिर जो इंसान सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो इतने अपने काम के अंदर प्रोडक्टिव कैसे हो पाते हैं। बेसिकली इसका बस एक ही रीज़न है, क्योंकि उनको अपने गोल के बारे में पता है। राइट, जो सक्सेसफुल पर्सन थे उनको अपने गोल्स के बारे में पता था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, तो वो उसी की ओर बढ़ते चले गए। बट अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको अपने गोल के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो वो कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं। एंड द वन थिंग इज़ वेरी सिंपल, स्टार्टिंग। यस, हम अपनी लाइफ में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते रहते हैं सराउंडिंग से। जैसे कि हम देखकर किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है, या फिर कहीं से सुनकर या फिर कहीं से पढ़कर। राइट, और जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, इनको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए कल मेरे दिमाग में दो तीन ख्याल आए। राइट, ख्याल आए कि एक्चुअली माय फादर, उनके कैविटी लगी थी, दांतों में कैविटी लग गई थी। सो आई वॉज थिंकिंग कि कैविटी एक्चुअल में होती क्या है, ये होती क्यों है। देन आई थिंक एंड मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जग गई कि एक्चुअल में कैविटी होती क्या है। सो आई जस्ट गूगल दैम एंड गिव मैंने कुछ उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे पता चला ये तीन स्टेजेस होती हैं। बेसिकली कैविटी की तीन स्टेजेस होती हैं। पहली आती है प्लेग, देन टार्टर एंड देन कैविटी। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इट मीन, व्हाट इसका मीन्स, इसका मतलब क्या है। सो मैंने जब पहले जानने की कोशिश की कि कैविटी होती क्या है, तो कैविटी बेसिकली जब हमारा दांत गलने लगता है, सड़ने लगता है, उसी को हम कैविटी बोलते हैं। बट मैं इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैंने और जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में कैविटी का रूट कोज क्या है। देन आई फाउंड आउट कि हमारे माउथ के अंदर, हमारे बकल कैविटी के अंदर, स्पेसिफिकली दांतों के अंदर और हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। जब भी हम किसी भी टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं, तो वो फूड कंज्यूम करते हैं तो उस फूड के अंदर शुगर होती है, जो इन बैक्टीरियाज को काफ़ी पसंद है। राइट, जैसे कि तुम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट भी एक टाइप की सिंपल शुगर्स हैं, वो जिनको ये बैक्टीरिया काफ़ी पसंद करते हैं। और जब हमारा जो शुगर है, शुगर का पार्टिकल है या फिर फूड का पार्टिकल हमारे दांतों के अंदर चिपक जाता है या फिर रह जाता है, क्योंकि हम अच्छे से ओरल हाइजीन नहीं करते हैं, इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो उसको खाने लगता है। राइट, वो उसको कंज्यूम करने लगता है अपनी एनर्जी पूरी करने के लिए, और बाद में वो वेस्ट छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड जब हमारे दांतों के ऊपर बढ़ता है, तो वो हमारे दांतों को डैमेज करने लगता है। पहले वो हमारी इनेमल, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट है, पार्ट नहीं कहूँगा बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी का ही पार्ट ही है लगा लो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है दांतों की, इनामिल। जब वो उसको पेनिट्रेट करके डेंटल पल्प के अंदर चला जाता है, देन इट कॉज प्रॉब्लम्स। राइट, और एक्चुअल में इस प्रोसेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो बैक्टीरिया है जो वो लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे दांतों के लिए डैमेज करता है, जो कि कैविटी का रूट कोज है। और दूसरा, वो प्लेग की फॉर्मेशन करता है। प्लेग यानी कि जब भी हम कुछ खाते हैं, या फिर तुम इसे ट्राई भी कर सकते हो, जब तुम अपने दांतों को ऐसे घिसोगे तो उसमें से कुछ वाइट वाइट निकलेगा, वही प्लेग है। राइट, और जब ये प्लेग ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है हमारे दांतों के अंदर, बेसिकली जब हम ब्रश नहीं करते हैं, तब इन द कंडीशन ऑफ दैट जब हमारे अंदर ओरल हाइजीन नहीं होता और जब हम ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस के जरिए ये प्लेग हार्डन होने लगता है, विच मेक्स इट मोर वर्स्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैलकुलस और तार, डेंटल टार्टर, जो कि एक अलग प्रॉब्लम है दांतों की ही,
जिसके अंदर ये प्लैग काफ़ी हार्ड हो जाता है, हमारे दांतों के अंदर चिपक जाता है। देन हमें एक सर्जरी, नॉट सर्जरी बट एक माइनर सर्जरी से हमें इसको बाहर निकालना पड़ता है। सो बेसिकली मेरा मकसद ये था तुम्हें ये बताने का कि जब तुम चीज़ों को स्टार्ट करोगे, चाहे वो कुछ भी हो, एक बार तो उसके अंदर तुम्हें मज़ा नहीं आएगा शायद, बट अगर तुम उसको लगातार करते रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी क्यूरियोसिटी जगने लगेगी, या फिर यूँ कहूँ कि एक सेंस ऑफ इंटरेस्ट जगने लगेगा कि ये चीज़ कैसे हुई। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस अराइज होने लगेंगे, जो कि पहला साइन है किसी भी नॉलेज का। यानी कि अगर तुम्हें किसी टाइप की नॉलेज चाहिए है तो तुम्हें पहले उसके इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होगा। जब तुम उसको इन्फॉर्मेशन को लर्न कर लोगे तो तुम्हारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आएंगे उस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, कि उस इन्फॉर्मेशन में अंदर कुछ ऐसी भी टाइप की चीज़ें आएंगी जो तुम्हें समझ नहीं आ रही होंगी, और तुम उसके अंदर क्वेश्चन पूछोगे, और जब तुम उसके अंदर क्वेश्चन पूछोगे तो तुम उस टॉपिक के अंदर डीप और जाते जाओगे, और वही है हमारी नॉलेज। शायद आज हम और बेसिकली एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे बना जा सकता है, हम इस बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली एक वीडियो थी, उसमें मैंने देखा था कि सक्सेस के बारे में एक डेफिनेशन थी जो कि मुझे काफ़ी सही लगी, दैट आई विल टेल यू टुडे। कि तुम्हारे पास अच्छे टूल्स होने चाहिए और तुम्हारे पास अच्छा टाइम होना चाहिए, और तुम सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो, राइट। टूल्स का मतलब है कि तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो तुम उन चीज़ों से आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि टूल्स हो गए हमारे नॉलेज, मोस्ट कॉमन चीज़ है हमारी मेंटली नॉलेज। और टाइम के मतलब है कि हमारे पास टाइम होना चाहिए इन द सेंस ऑफ हमारी फिजिकल बॉडी वो भी हेल्दी। यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास एक मेंटल बॉडी होनी चाहिए और हमारे पास एक फिजिकल बॉडी होनी चाहिए, और इन दोनों का हेल्दी होना ज़रूरी है। हम मेंटल बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं बाय गिविंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, और हम अपनी बॉडी को और हमारी फिजिकल बॉडी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय डूइंग एक्सरसाइज एंड अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, हमारे कुछ डाइटरी चेंजेस करके। देन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हमारी लाइफ के अंदर, जिसे अगर हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं तो हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेते हैं और हम सक्सेस की ओर बढ़ते जाते हैं। एंड आई थिंक ये सक्सेस की डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी है। इससे पता चलता है कि हमारी फिजिकल और मेंटल बॉडी का बैलेंस कितना अहम भूमिका निभाता है हमारे सक्सेस के अंदर। बेसिकली जब तुम्हारे पास अच्छी नॉलेज होती है ना, तो तुम उन लोगों से काफ़ी अलग हो जाते हो जो कि जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, राइट। नॉलेज ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे ब्रेन के लिए, हमारी ब्रेन एक्सरसाइज के लिए, राइट। एंड वन थिंग ऑल्सो आई विल टॉकिंग अबाउट द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस इज जब तुम किसी चीज़ के अंदर अच्छे हो और तुम्हें मौका मिल जाता है कि तुम उस चीज़ को कर सको, सो तुम्हारे पास कोई डर नहीं होता। एक्चुअली तुम्हें पता है कि डर कहाँ से पैदा होता है? जब तुम किसी चीज़ को नहीं जानते, जब डर क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैक टू कई सालों पीछे जाएं तो जो आदिवासी थे वो लोग, या फिर यूँ कहूँ कि हमारे ही पूर्वज जो लोग आदिवासी थे, या फिर यूँ कहूँ उन्हें फायर से डर लगता था, उन्हें आग से डर लगता था, बिकॉज उनके बारे उससे उन लोगों को
तो हाँ, जो हमारे पूर्वज थे, जो आदिवासी थे, वो लोग आग से डरा करते थे, क्योंकि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, प्रॉपर नॉलेज नहीं थी आग होती क्या है। और जब हमारे पास किसी भी चीज़ की अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या फिर उनको कहूँ कि उसके बारे में नॉलेज नहीं होती, तो हम उस चीज़ से हमेशा डरेंगे, क्योंकि हमारे बिलीव्स, जो हमारे पिछले चीज़ों की बिलीव्स हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी हार्ड बना देती है, जो हमें चीज़ें समझ नहीं आती। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कार एक कार को ड्राइव करना है, अगर हमें कार को ड्राइव करना है, तो पहले हमें उसको मैनुअल को पढ़ना होगा, मैनुअल को जानना होगा कि वो काम कैसे करती है। अगर हम उसके बिना अगर हम उसको बिना समझे, उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर किए, अगर हम कार चलाना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें डर तो लगेगा। राइट। तो कॉन्फिडेंस भी एक टाइप का ऐसा ही चीज़ है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन भी आता है कि हम जब अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, यानी कि कोई भी ड्रिंक करता है, तो वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो जाता है, वो अपनी बातों को खुलकर बोल पाता है, वो किसी से नहीं डरता, और उसका बेसिकली इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है कि वो बिना किसी चीज़ को सोचे समझे वो चीज़ों को बस कर देता है, जो भी उसके दिमाग में आता है, जो उसके मन में आता है। इसके जानने के लिए हमें अपने माइंड को जानना होगा। बेसिकली हमारा ये ब्रेन का पार्ट विच इज़ नोन एज फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारा ये ब्रेन का पार्ट है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो उसका काम ये होता है कि जो हमारे जो हमें सेल्फ कंट्रोल कराता है, हमारी मेमोरी के अंदर इम्प्रूव हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। राइट। क्या तुम्हें पता है कि क्या तुम्हें पता है, हमारे अंदर एक वॉइस होती है, जो कि हमारी इनर वॉइस है, जो हमें डांटती रहती है, या यूँ कहूँ कि जब हम कुछ काम करने जाते हैं तो हमें शायद रोकती भी है, या फिर यूँ कहूँ कि जो हमारी इनर वॉइस है, जब हम ड्रिंक करते हैं तो वो हमारी इनर वॉइस को कट डाउन कर देता है, जिसकी वजह से हम ओवर थिंक नहीं करते। और जो हमारी वो इनर वॉइस है, वही हमें ओवर थिंक करने में मजबूर करती है समटाइम्स। और और कुछ कंडीशंस में ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, और वो सोशलाइज नहीं कर पाते, बिकॉज वो किसी भी एक्शन को लेने से पहले उसके अपने दिमाग में ही इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो फिर एक्शन ही नहीं ले पाते। और कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो जब तुम अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, तो वो तुम्हारे कंट्रोल, जो कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसको ही उसके वर्क को कम कर देती है, यानी कि उसको बंद कर देती है। कंप्लीटली बंद नहीं, लेकिन कुछ हद तक उसके फंक्शंस को कम कर देती है, जिसकी वजह से ना तुम डिसीजन मेकिंग कर पाते हो, ना तुम अच्छा बुरा देख पाते हो, और ना ही तुम्हारी अंदर की जो वॉइस है वो एक्टिवेट हो पाती है, जिसकी वजह से तुम इम्पल्सिव बिहेवियर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ठीक इस फ्रंटल कॉर्टेक्स के नीचे लिम्बिक सिस्टम होता है, जो कि हमारे इम्पल्सिव बिहेवियर को डिनोट करता है, जो हमारे सिग्नल्स को जनरेट करता है कि हमें ये करना चाहिए, मैं इसको पकड़ूंगा, मैं इसको ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। राइट। और मैं किसी को ऐसे मार भी सकता हूँ इससे। बट वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम आता है कि वो डिसीजन मेकिंग और हमारे सेल्फ कंट्रोल को कंट्रोल करता है, हमारे इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करता है, या फिर दूसरे वर्डों में कहूँ कि वो कंट्रोल करता है हमारे लिम्बिक सिस्टम को, जो कि हमारे इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करता है। और तुमने भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में जो भी कोई देख रहा है वो क्या सोच रहा है, वो कुछ भी बोल देते हैं, बिकॉज उनका जो लिम्बिक सिस्टम है वो एक्टिवेट है उस टाइम। और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो हमारा 25 साल की एज के बाद ही थोड़ा थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट होता है, या फिर यूँ कहूँ कि जब हम टीनेजर के बाहर निकलने लगते हैं, 20 साल के बाद जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और इसलिए ही तुमने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनके पास डिसीजन मेकिंग की, सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी इतनी नहीं होती जि कंपेयर टू जो कि एक 35 साल का इंसान है। बिकॉज उस 35 साल के इंसान के पास हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुका होता है, उसको समझ होती है किसी चीज़ को लेकर, वो इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं दिखाता। राइट। तो जब हम ड्रिंक करते हैं तो जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बेसिकली डीएक्टिवेट हो जाता है कुछ समय के लिए, टेम्परेली। और जब हम लिम्बिक सिस्टम से काम करते हैं, जो हमारा ब्रेन है वो अब लिम्बिक सिस्टम के कंट्रोल में आ चुका है, तो हम इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाते हैं, यानी कि हम किसी से भी बात करने लगते हैं, कुछ भी बकने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, बट
यस वो एक टाइप का कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, बट वो थोड़ा सा रिस्की होता है, बिकॉज उस टाइम लोग उस खुद को ही पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, सो इट इज़ वेरी डेंजरस समटाइम्स। बट हाँ, ये एक टाइप का कॉन्फिडेंस हो सकता है कि हम जो जो हम जब हम कॉन्शियस होते हैं, जब हम किसी चीज़ से बात नहीं कर सकते, जो हम किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, वो उस समय हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। बट देन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि हम बिना अल्कोहल पिए, बिना किसी को नशा किए, कैसे उस सेंट जो कि पेरिफेरल कॉन्टैक्ट प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स है, उसको हम कैसे सुन कर सकते हैं। और उसका थोड़ा सा मुझे वही बोरिंग आंसर मिले, जैसे कि मेडिटेशन करो, तुम उस एक्शंस को परफॉर्म करो जो तुम डर लगता है, यानी कि करो या मरो। जिस चीज़ से तुम डरते हो, जिस चीज़ से तुम बात बात करने में झिझकते हो, तुम्हें थोड़ा सा सोशल एंग्जाइटी है, उसके अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, ताकि तुम्हारे ब्रेन को भी लगे कि वो जितना मेरे दिमाग में इतनी जो बड़ी चीज़ बन चुकी है, वो एक्चुअल में इतनी बड़ी नहीं है जो कि मेरे दिमाग में इतनी बड़ी बना ली है। बट एक्चुअल में जब तुम उसके साथ जाओगे, बट एक्चुअल में जब तुम उस चीज़ को फेस करोगे, सो विल रियलाइज़ कि वो एक नॉर्मल चीज़ है, तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो दूसरे लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, स्पेसिफिकली डिफरेंट जेंडर, कि वो लड़कियों से बात नहीं कर पाते हैं। जब वो लड़कियों से बात करना चाहते हैं तो उनकी आवाज़ नहीं निकलती, या फिर यूँ कहूँ कि उनके पास कोई बात करने का टॉपिक नहीं होता, या फिर वो फबल करते हैं, थोड़ा सा शाय टाइप होते हैं। ये बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी भी लड़कियों से बात नहीं की होती, जो भी इंसान है। और जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं इतने अच्छे से, तो स्वाभाविक ही डर पैदा होगा। और इस डर को ख़त्म करने के लिए हमें बातें करनी होगी, सिर्फ यही है काम। यही इसका सॉल्यूशन है कि हमें बातें करनी होगी लड़कियों से, या फिर या फिर दूसरे लोगों से जिससे भी हमें डर लगता है, या फिर वो जो जो कि एक्चुअल डर नहीं है, बट वो हमारे माइंड के अंदर इतनी डीपली रूटेड है कि हमने उसको इतना बड़ा बना लिया है। वैसे दुनिया में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है जो कि हमें जानने में बहुत मज़ा आएगा अगर हम एक बार जानने लगें। बट वही बात है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं करना है, जो कि हमारे लिए वेस्ट हो सकती है। बट बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें उस इन्फॉर्मेशन को डिटेल में जानना होगा, बट यू कैन एक्चुअली तुम्हारे एक बेस को बनाना हो सकता है शायद। यानी कि अगर तुम किसी चीज़ को जानना चाहते हो और वो तुम्हारे फील्ड से भी अलग है, तो तुम उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में जान सकते हो, बेसिक चीज़ों के बारे में जान सकते हो, अगर तुम उस चीज़ को डीपली नहीं जानना चाहते। बिकॉज अगर तुमने उस चीज़ को बारे में बेसिकली जान लिया, बेसिक चीज़ जान ली, तो तुम उसके बारे में फिर डिटेल में भी जान सकते हो अगर तुम चाहो तो। अब एक्चुअली में मेरा माइंड सेट ये बन चुका है कुछ दिनों से कि नॉलेज ही सब कुछ है। बिकॉज नॉलेज बिना हमारे पास वो टूल्स नहीं होते, हमारे पास वो हथियार नहीं होते हैं जिससे हम इस पूरी दुनिया को बस में कर सकते हैं या यूँ कहूँ कि इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं। बिकॉज नॉलेज ही हर चीज़ में काम आती है। जब भी हम बोलते हैं, जब भी हम कुछ करते हैं, तो हर एक चीज़ के ऊपर अप्लाई होती है हमारी नॉलेज। जब तुम किसी इंसान से बात कर रहे हो, तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगले बंदे को तुम क्वेश्चन पूछ सको, या फिर कुछ एक्सप्लेन कर सको जो तुम्हें पता है। तो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज का कॉन्सेप्ट यही है कि हमें किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। और जब हम किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, हमारे दिमाग क्यूरियोसिटी पैदा करेगा कि वो ऐसा हुआ क्यों। फिर उसे हमें, अगर हमारे पास इतनी क्यूरियोसिटी होगी, तो हमें, जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, तो तुम्हें उसको रोकना नहीं है, तुम्हें उन क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लेना है, या फिर हमारे दिमाग में स्टोर कर लेना है। बाद में जब भी तुम्हें टाइम मिले, उन क्वेश्चंस को सर्च करना है, उस टॉपिक को सर्च करना है कि वो ऐसा हुआ क्यों, कैसे हुआ, राइट। अब कल ही रात को मुझे एक क्वेश्चन देखा, वो काफ़ी अटपटा सा था। उसने कुछ पूछ रखा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि जो एग है हमारा हमारा नहीं, बेसिकली फीमेल का एग है जो, वो पहले कहाँ रिलीज़ होता है। सो आई विल ऑब्वियसली से दैट इज़ फलोपियन ट्यूब, जो कि ओवरी से निकल कर फलोपियन ट्यूब के अंदर ही जाता है। बट आई वॉज रॉन्ग दैट टाइम,
बिकॉज उसका आंसर था एब्डोमिनल कैविटी। बट मेरे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आए कि एब्डोमिनल कैविटी क्यों ऐसे हो सकता है। एब्डोमिनल कैविटी तो हमारी जो कैविटी है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। वो तो एक स्पेस है, उसके अंदर कैसे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रिलीज होगा। और एक बार जब रिलीज हो भी गया तो वो कैसे कैसे बाहर निकलेगा उस कैविटी से, बिकॉज वो तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अलग ही वो चीज़ हो गई। देन आई फिगर इट आउट की जो एग है वो थोड़ा सा बाहर निकलता है। एंड देन तो फिब्रिल्स हैं जो कि फॉलोपियन ट्यूब्स की जो भी हैंड लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं वो उसको इनकल्प करके अपने अंदर समा लेती हैं। और देन वो फॉलोपियन ट्यूब के साथ होता हुआ ट्रैवल करके यूट्रस में अंदर जाता है। एंड देन आई रियलाइज़ कि येस, ऐसी भी चीज़ पॉसिबल्स है जो मैंने कभी सुनी ही नहीं। बट अब क्योंकि मैंने उसकी डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं की, इसलिए मुझे आज ये क्वेश्चन राइज हुआ, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। बट इसके बाद मेरे दिमाग में और भी क्वेश्चन राइज हुए कि अगर फॉलोपियन ट्यूब किसी टाइप से ख़राब हो जाती है, उसके हैंड जेस्चर्स काम नहीं करते हैं, तो क्या वो एग है जो ओवरी से रिलीज़ हुआ है वो एब्डोमेन के अंदर चला जाएगा। एंड इट वॉज राइट, वो एब्डोमेन के अंदर चला जाएगा। और कई बार वो एब्डोमेन के अंदर जाने के बाद आने के बाद उसकी दो चीज़ हो सकती हैं, बेसिकली दो कंडीशन हो सकती है। अगर हमारा जो एग है वो एब्डोमेन के अंदर चला जाता है तब या तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अगर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो डिजनरेट हो जाएगा, यानी कि ख़राब हो जाएगा और वो जस्ट वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए देन। बट इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि किसी भी प्रकार से जो स्पर्म है वो एबल्ट हो जाता है, उस फ्यूज़ होना, यानी कि अगर वो एग स्पर्म के साथ फ्यूज़ हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन अगर होती है, प्रेगनेंसी अगर होती है जब हमारे पेट के अंदर, नॉट इन यूट्रस बट जब हमारे पेट के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जब वो बच्चा जन्म करने लगता है, सो इट विल पोज लॉट्स ऑफ डेंजरस। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, क्योंकि मुझे आज टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे में थिंकिंग करने की आदत नहीं है कि मैं ये पॉइंट्स जानूँ और ये बताऊँ। बिकॉज जो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे थे, जो भी मेरे दिमाग में टॉपिक्स आ रहे थे, वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड होप इट्स वेल, जो भी सोचा था वो मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा शायद। बट अभी भी मुझे लगता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, मेरे वर्ड्स अच्छे से नहीं निकलते हैं मुंह से, और जब भी निकलते हैं तो मैं आई जस्ट फबल अ लॉट। तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि मैं ज़्यादा स्पीड के साथ बोलता हूँ। जब तुम ज़्यादा स्पीड के साथ बोलते हो तो तुम्हारे वर्ड्स आपस में टकराते हैं और वो कुछ अलग ही वर्ड्स निकलते हैं जो कि सुनने में कोई मीनिंगलेस होता है। तो जब भी तुम बात करने की कोशिश करो तो थोड़ा सा धीरे बोलो। धीरे इन द सेंस नहीं कि तुम्हारी आवाज़ कम है, बट इन द सेंस कि तुम हमारे जो भी वॉइस के स्पीच की जो रेट है उसको कम करके बोलो। बिकॉज उसमें थोड़ा सा बछड़ नहीं होती तुम्हारे वर्ड्स के अंदर, तुम्हारे थॉट्स के अंदर, और तुम्हारे थॉट्स को भी टाइम मिल जाता है उन वर्ड्स को कन्वर्ट करने में, राइट। और मैंने पहले भी कहा है कि तुम्हें पॉज लेना है जब भी तुम अपनी बात को स्टार्ट एंड करो, और तुम्हें अपनी वॉइस को भी मॉड्यूलेट करना होगा, क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्पीच का। जब भी तुम किसी वर्ड को बोलते हो या फिर किसी सेंटेंस को बोलते हो, सो इट ऑलवेज एंड्स विद द लोअर वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो हर एक वर्ड, तो हर एक सेंटेंस, नॉट वर्ड बट हर एक सेंटेंस एक लोअर पिच के साथ ख़त्म होगा, जो शायद अच्छा होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट काफ़ी लोग कहते हैं जब भी तुम बोलते हो, यानी कि नॉट मैं, बट जब भी तुम बोलने के स्टार्ट करते हो तो ऑलवेज एंड विद लोअर पिच, जो कि तुम्हारी वॉइस को अच्छे से मॉड्यूलेट करने में मदद करता है। सो दैट इट्स फॉर टुडे। आई होप मैंने अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। जो भी मैं कुछ बोलता हूँ, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन, बट यस इट्स ओके।